हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पालकी और आप देख रहे हैं संतति द जर्नी टू फैमिली वे। जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ और बाप दोनों को ही बहुत खुशी होती है। फिर भी माँ का सौभाग्य ऊंचा माना जाता है, क्योंकि माँ बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, उसे पालती है, पोसती है। उनका एक अलग ही रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, अब ऐसे में अगर किसी माँ को बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो तो क्या होगा? हो सकता है शायद किसी औरत में ही कोई कमी हो या फिर किसी आदमी में भी कोई कमी हो। कमियां दोनों में ही पाई जाती हैं। इस अवस्था को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। अब इससे किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह ये होती है इनफर्टिलिटी, इसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, किससे डायग्नोज होता है, ये सारी बातें हमें बताई डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया ने। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ट्यूब्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर स्टूडियो डॉक्टर गौतम। हेलो डॉक्टर गौतम, सबसे पहले तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ट्यूब्स क्या होती है। जिस तरह आपने हमें पिछले एपिसोड्स में बताया कि ट्यूब्स होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, आपने बहुत सारी ट्यूब्स की बातें की। तो सबसे पहले तो मैं भी और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये ट्यूब्स क्या होती हैं। ट्यूब्स यानी फेलोपियन ट्यूब्स, कॉमनली जो हम ट्यूब्स कहते हैं उसको फेलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है या नली बोलते हैं। ये यूट्रस के दोनों साइड्स में पाई जाती है। ये ट्रू जन्म स्थान है, मतलब ह्यूमन लाइफ बिगिंस इन द फेलोपियन ट्यूब। जो बच्चा पहले अंडे से 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल जो पैदा होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। ओके। ट्यूब, ये जो आप अब स्क्रीन पे आपके विजुअल देख रहे हैं, ये जर्नी है एग की ट्यूब की तरफ। एक बार ये एग ट्यूब में आ जाता है मिड साइकिल फर्टाइल पीरियड में। उसके बाद वेट करता है ये एग स्पर्म्स फर्टाइल पीरियड में वेजाइना से यूट्रस में होते हुए ट्यूब में जाके ये अंडे को मिलते हैं। और ये जैसे आपने देखा फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होती है और फिर ये फर्टिलाइज्ड अंडा जो होता है ये माइग्रेट करता है यूट्रस या थैली में और फिर इम्प्लांटेशन थैली में होती है। ओके। ना अगर ये ट्यूब बंद है तो अब जो आपने फिल्म देखी है उससे भी क्लियर है कि अगर ये ट्यूब बंद है तो स्पर्म और एग कभी मिल ही नहीं सकेंगे, उनका संगम ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये मेन कॉज इनफर्टिलिटी का हो जाता है। अच्छा, यानी कि एक बहुत ही बड़ा रोल है इन ट्यूब्स का इनफर्टिलिटी में। और अगर ट्यूब्स बंद हैं और कोई वजह से नहीं खुल सकती हैं, तो फिर द ओनली वे टू गेट प्रेग्नेंट इज, एक ही रास्ता रह जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। तो ट्यूब्स सिंगली, स्पेशली हमारी कंट्री में, इंडिया में, वे ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी कॉमन, TB की बीमारी बहुत प्रेवलेंट है एंड बहुत सारे इनफर्टाइल पेशेंट्स TB के मरीज़ हैं। उसमें जो पेल्विस में सबसे पहले ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब्स। और एक बार TB जैसी बीमारी फेलोपियन ट्यूब को अटैक कर लेती है, बीमारी वहाँ जम जाती है, तो फिर कोई सर्जरी या कोई दवा से बीमारी चली जाती है, बट जो डैमेज करके ट्यूब रख गई होती है वो ट्यूब फिर सर्जरी से ठीक नहीं होती है। ओके। फिर उसका इलाज सिर्फ IVF है। अच्छा। पर अगर ट्यूब कोई और वजह से ब्लॉक्ड है, मतलब अगर ट्यूब में सिर्फ कोई कचरा या म्यूकस या ऐसे कुछ अटका हुआ है, तो फिर दूसरे मेथड्स हैं, सिंपलर मेथड्स हैं जिससे ट्यूब खुल सकती है। यानी कि उन्हें क्लीन किया जा सकता है, जो उसमें कुछ कचरा है या म्यूकस जो अटक गया, इट कैन बी क्लीन्ड। हाँ जी। एंड इन इजी वे। इज इट रियली पेनफुल? उसमें 2 तरीके हैं। एक होता है पहले डायग्नोज करने के लिए कि ये ट्यूब खुली है या बंद है। इसेंशियली साइंस में या इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में 2 या 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो ओल्डेस्ट टेस्ट है उसको कहा जाता है हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी या HSG। HSG में हम लोग एक आयोडीन बेस्ड डाई, एक सोल्यूशन यूट्रस से ऊपर की तरफ पुश करते हैं, यूट्रस से ट्यूब्स की तरफ पुश करते हैं। तो अगर कोई माइनर म्यूकस प्लग्स, थोड़ा सा कचरा है, तो ये फ्लश में ही, ये जब फ्लूइड प्रेशर में हम ऊपर पुश करते हैं उससे ही वो कचरा खुल जाता है। अच्छा। और ये जो फ्लूइड है ये एक्सरे पे दिखता है, तो हम लोग इनडायरेक्टली यूट्रस और ट्यूब्स दोनों की पिक्चर एक्सरे पे ले सकते हैं।
तो ये फर्स्ट मेथड है देखने का कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं है। दूसरा मेथड जो हमने डेवलप किया है इंडिया में ही, उसको कहते हैं साइन टेस्ट। वहाँ हम सोनोग्राफी के मदद से, ट्रांसवेजाइनल या एंडोवेजाइनल सोनोग्राफी की मदद से नॉर्मल सेलाइन पानी पुश करके, स्टेराइल पानी यूट्रस में पुश करके, सेम प्रिंसिपल से एक्सरे के बदले सिंपल सोनोग्राफी से पता लगाया जा सकता है कि ट्यूब्स खुली हैं कि बंद है। और तीसरा मेथड है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी के लिए पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, 15-20 मिनट का प्रोसीजर है। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में हम ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरीज को देखते हैं पेट के अंदर, दूरबीन डालते हैं, दूसरे एंड में कैमरा लगा के वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर नीचे से सोल्यूशन डाई पुश की जाती है, मिथिलीन ब्लू डाई, और अगर ट्यूब्स खुली हैं तो वो डाई ट्यूब से निकल के पेट में आ जाती है। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम पहले डिटर्मिन करते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद है। तो जिस तरह आपने बोला कि डाइज वगैरह जो ट्यूब से निकल के स्टमक में आ जाती है, कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होता है इनका? हर एक मेथड का साइड इफेक्ट्स कभी कभी हो सकते हैं, जैसे कि HSG करते हैं तो कोई लेडी को आयोडीन से एलर्जी है तो कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। कभी ये जरा पेनफुल होता है, कोई लेडीज़ की पेन थ्रेशोल्ड कम होती है तो ये टेस्ट उनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है। तो उसके लिए लैप्रोस्कोपी, जब लेडीज़ एप्रीहेंसिव हैं, डरते हैं ऐसे टेस्ट करवाने से, तो फिर लैप्रोस्कोपी एनेस्थीसिया के अंडर की जाती है। उसमें पेशेंट को पता नहीं लगता है कैसे टेस्टिंग हो रही है। वो 10-15 मिनट के लिए बेहोश करते हैं, टेस्ट करके फिर वो लेडी को वापस कॉन्शियसनेस मिलती है। चलिए अब इसके बारे में हम और भी बातचीत करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए संतति, द जर्नी टू फैमिली वे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संतति, द जर्नी टू फैमिली वे। जी हाँ, हम इसमें बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। तो आइए, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया। इनसे हम जानते हैं और कुछ फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है इन फेलोपियन ट्यूब्स को, वेदर ये ब्लॉक हैं या नहीं। अब इन ट्यूब्स को खोलने के और क्या तरीके हैं? जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज को हटाने के क्या तरीके हैं? बेसिकली 2 तरह की सर्जरीज पॉसिबल हैं ये ब्लॉक हटाने के लिए। कई सालों से, 50 साल से सर्जरी जैसे डेवलप हो रही है, वो रेगुलर सर्जरी होती थी। अगर ट्यूब ब्लॉक थी तो पेट खोल के माइक्रो सर्जरी से, माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ा ऑपरेशन होता था, मेजर ऑपरेशन, और ट्यूब खोलने की कोशिश की जाती थी। मतलब अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन करके माइक्रोस्कोप के नीचे अगर सर्जन्स एक भी ट्यूब खोल लेते थे तो वो इनफ था आगे इनफर्टिलिटी क्योर करने के लिए। पर सक्सेस रेट्स 30-40% से ज़्यादा नहीं है इसमें। उसके बाद एक फेज़ आया जब लैप्रोस्कोपी पॉपुलर हुई। लैप्रोस्कोपी से पेशेंट उसी दिन, जिस दिन पेशेंट की सर्जरी होती है, पेशेंट उसी दिन वापस जा सकता है। पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी जो रिवर्सल हमने पाए ट्यूब जो ब्लॉक ट्यूब्स को खोला गया, अगेन डिपेंडिंग कि वो ब्लॉक कहाँ है। अगर वो ब्लॉक यूट्रस के पास है, गर्भाशय के पास है, तो सक्सेस रेट्स ज़रा हायर थे। पर अगर वो गर्भाशय से ज़रा दूर है ब्लॉक, ट्यूब के मिडिल में या ट्यूबों के मिडिल में, तो सक्सेस रेट्स बहुत कम थे। उसके बाद पिछले 5 साल में सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ब्लॉक के लिए, जो गर्भाशय के नज़दीक ब्लॉक है, उसकी सर्जरी, जो फेलोपियन ट्यूब रिकैनलाइजेशन, जो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों को इस्तेमाल करके की जाती है, जो आपके स्क्रीन पे अब प्रोसीजर आप देख रहे हैं। ये लेडी है 21 साल की, पेल्विस जैसे आप देख रहे हैं लैप्रोस्कोपी करके एब्सोल्युटली क्लीन है। यूट्रस, अंडकोश, फेलोपियन ट्यूब्स सारी नॉर्मल लग रही हैं। पर ये लेडी की शादी 2 साल हुई है और इनकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं।
इनका इलाज डॉक्टर ने लिखा था IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आप देख रहे हैं कि इसको IVF से बचाने के लिए, इनको एक और चांस देने के लिए हमने हिस्ट्रोस्कोप से एक ग्लाइड वायर, एक जैसे प्लम्बर पाइप्स खोलता है वैसे हमने हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए एक ग्लाइड वायर हमने इनकी यूट्रस से ट्यूब्स में डाली है और लैप्रोस्कोपी से ये आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब बाहर निकलते हुए, ये जो ग्लाइड वायर है ये ट्यूब से बाहर निकलते हुए, और अब आपने देखा कि ये ब्लॉक खुल गया है। ये सेम प्रोसीजर दूसरे साइड भी किया जाता है। ये जो फिल्म आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली अनएडिटेड फिल्म है। आपने देखा है कि 30 सेकंड में एक साइड की ट्यूब खुल गई है। ये टोटल प्रोसीजर 5 से 7 मिनट तक लगता है पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद ये ट्यूब्स खोलने का। तो ये अभी काफ़ी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो रहा है ये प्रोसीजर, जिससे हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी 1-2 घंटे में पेशेंट ये ट्यूब्स अपनी खुलवा के वापस घर जा सकता है। पर ऐसे टाइप की सर्जरी सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक्स, मतलब जो ब्लॉक गर्भाशय के पास हो ट्यूब में, सिर्फ उसके लिए पॉसिबल है। और दूसरी कंडीशन होती है ऐसे सर्जरी में कि बाकी सारे पेल्विक ऑर्गन्स, यूट्रस, ओवरी मतलब गर्भाशय, अंडाकोश, ट्यूब्स, ये बाकी सब वे से नॉर्मल हों। सिर्फ अगर ब्लॉक है ये खोला जा सकता है इतनी आसानी से जैसे आपने देख लिया। और अगर तो ये ट्यूब्स के डिस्टल एंड में, मतलब ट्यूब्स के एंड में जो अंडेकोश के पास वाला ट्यूब का हिस्सा है, अगर वहाँ कोई ब्लॉक होए तो फिर प्रोग्नोसिस, फिर आगे जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी पुअर है। सर्जरी काफ़ी बैड रिजल्ट्स लाता है और अल्टीमेटली उसके लिए हमको फाइनली IVF या जो डिफ़िकल्ट रास्ता है ऐसे ट्यूबल ब्लॉक्स को ट्रीट करने का, IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी जो कहा गया है, वो यूज़ करना पड़ता है। ओके, दैट्स नाइस। यानी कि इससे भी बहुत ही आसानी से हो सकता है। और जिस तरह बता रहे थे दैट कपल के उन्हें कहा गया था टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, तो वो उनको नहीं करना पड़ा। अब ये जो प्रोसीजर हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, ये एक बहुत बढ़िया प्रोसीजर है, पर ये करने से सिर्फ 6-7 महीने तक ये ट्यूब्स ओपन रहती हैं। सो डॉक्टरों को 6 या 7 महीने होते हैं ये कपल को प्रेग्नेंट करना होता है। अच्छा। अगर ये 6-7 महीने में ट्यूब्स खोलने के बाद नहीं प्रेग्नेंट हो तो कुदरत ऐसी चीज़ करती है कि 6-7 महीने में एटलीस्ट 70% पेशेंट, 70% पेशेंट्स को फिर से वही जगह में ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है। सो अगर एक बार ये FTR करके हमने ट्यूब्स खोल दी, उसके बाद 6-7 महीने में एग्रेसिव मैनेजमेंट करके फर्टिलिटी इंजेक्शंस दे के ये पेशेंट को प्रेग्नेंट करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर से ब्लॉक हो जाता है। तो ये काउंसिल करके ही पेशेंट को हम लोग आगे लेते हैं टेबल पे। तो चलिए इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद यानी हम फिर से आएंगे डॉक्टर गौतम से और भी जानकारी हम लेंगे। इस तरह जिन्होंने बताया लैप्रोस्कोपी के बारे में, हिस्टेरोस्कोपी के बारे में, किस तरह ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको खोला जाता है, व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रोसीजर्स, और भी जानकारी लेंगे हम फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए संतति द जर्नी टू फैमिली वे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं संतति द जर्नी टू फैमिली वे। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। डॉक्टर गौतम अलाहाबादिया हमारे साथ यहाँ पर है, जिन्होंने हमें बताया कि ये ट्यूब्स किस तरह ब्लॉक हो जाती है, किस तरह इन्हें खोला जाता है। चलिए डॉक्टर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिन पेशेंट्स की ये ट्यूब्स नहीं खुल सकती, जिनकी ये ब्लॉक ट्यूब्स खोली नहीं जा सकती, उनके लिए क्या करना चाहिए? जो पेशेंट्स की सर्जरी करके भी ट्यूब्स नहीं खुलती हैं या FTR करके भी ट्यूब्स नहीं खुल सकती है, उनके लिए सिर्फ एक ही इलाज, रियलिस्टिक इलाज है, जिसका नाम है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होती है। कॉमनली लेमैन्स टर्म्स में उसको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी।
ओके। तो जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है और नहीं खुल सकती है, तो फिर बस यही एक तरीका है प्रेग्नेंट होने का, जो हम ट्यूब्स बाईपास कर लेते हैं, डायरेक्टली एग्स बॉडी से बाहर निकालते हैं, स्पर्म्स बाहर टेस्ट ट्यूब में ऐड किया जाते हैं, एग्स को, जो बच्चे बाहर पैदा होते हैं वो डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ द एग और द सेल जो भी है बीइंग इन द फेलोपियन ट्यूब, वो सीधा यूट्रस में जाते हैं, जिस तरह आपने पहले हमें समझाया था। हाँ जी। कि वो 2 दिन फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं एंड उसके बाद यूट्रस में। इसमें 4 स्टेप्स हैं ये मेथड में। IVF में 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़, जैसे हमने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि हर औरत को अपनी एक माहवारी, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ वो एक एग रिलीज करती है अंडे से, और वही एग अगर स्पर्म वो एग को मीट करता है तो बेबी प्रेग्नेंट होना पॉसिबल होता है। IVF में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप में वुमन को बहुत सारे उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन्स दी जाती है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो एक अंडे के बदले बहुत सारे अंडे, जैसे अभी आप ग्राफिक स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करती है। 10 से 15 अंडे ये औरत प्रोड्यूस करती है उस महीने में। एक बार वो एग्स मैच्योर हो जाते हैं, हम सोनोग्राफी पे साइज मेजर करके पता लगा लेते हैं कि ये एग्स मैच्योर हैं। एक बार ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं फर्टाइल पीरियड में, तो हम वो लेडी को छोटा सा मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन करके, एक छोटा सा ऑपरेशन करके 5 मिनट लेडी को बेहोश किया जाता है, और सोनोग्राफी के वेजाइनल सोनोग्राफी इस्तेमाल करके एक पतली सी सुई डाल के अंडकोश में हम सारे अंडे बाहर बॉडी से निकाल लेते हैं। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप होता है जो फेलोपियन ट्यूब में होना चाहिए, वो हम लैब में करते हैं, एक पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में। ये जो एग्स निकाले हुए होते हैं, ये जो आप ग्राफिक फिर से देख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये एग्स को स्पर्म्स ऐड किए जाते हैं बाहर लैब में। एक बार ये जो मिलन होता है स्पर्म और एग का, ये बाहर लेबोरेटरी में होता है। अच्छा। और 24 घंटे बाद हम चेक करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लैब में एक बार फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फर्टिलाइज एग कैसे डिवाइड होता है, जान या लाइफ कैसे लैब में बिगिन हो रही है, ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। ये बिल्कुल सिमिलर है। हम लोग कुछ अननेचुरल नहीं कर रहे, जो भी ट्यूब्स में होना चाहिए वो लैब में कर रहे हैं। दैट मीन्स द होल प्रोसेस जो नॉर्मल केस में फेलोपियन ट्यूब्स में अपने बॉडी में होता है, ये बॉडी के बाहर होता है लैब में। और सिमिलर वे से अंडा, ये बच्चा ग्रो होना शुरू होता है, पर हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रखते हैं। विद इन 48 to 72 आवर्स ये जो छोटे ग्रोइंग एम्ब्रियोज हैं, इनको हम वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो जो 4th स्टेप है उसका नाम है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो मतलब छोटा जो जान पैदा हुई है, ट्रांसफ़र मतलब बैक टू द यूट्रस। तो ये जो है संक्षेप में इसको कहा जाता है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, IVF इसका शॉर्ट फॉर्म है। हाँ जी, दैट्स नाइस। तो ये तो पूरा IVF का प्रोसीजर हो गया, आपने हमें बताया किस तरह किया जा सकता है। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे और करना चाहूँगी। अब कई औरतें हैं जिन्हें जब बच्चा नहीं चाहिए होता है तो वो ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन करा देती हैं। हाँ जी। कैन इट बी रिवर्स्ड? सपोजिंग अभी कई बार ऐसा होता है कि किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है, कुछ तो उन्हें फिर से एक और बच्चा चाहिए। हाँ जी, फॉर सम रीजंस। तो ये बहुत सालों से ये ऑपरेशन पॉपुलर है, जब से सर्जरी आई है। ये बहुत बार होता है कि स्टेरिलाइजेशन पहले करा लिया, फिर मेल चाइल्ड या उनका लड़का, ये बहुत रिक्वेस्ट आते हैं। लड़का जो फैमिली में अगर एक लड़का है वो गुजर जाता है, तो फिर अगर ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो ये पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कई सालों से, मतलब करीबन 30-40 सालों से ये बड़ा ऑपरेशन हुआ करता था। अगर रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जो ट्यूब्स जो टाई की है, जो बांध दी है, उसको खोलने के लिए पेट खोल के माइक्रोस्कोप के नीचे 2-2, 3-3 घंटे की सर्जरी की जाती थी। सर्जरी करने के बाद भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि इतना लंबा ऑपरेशन। तो जो ट्यूब्स हैं वो बहुत डेलिकेट है, जैसे आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये जो छोटा सा लेस देन 1 मिलीमीटर उनका ल्यूमेन होता है, इतनी छोटी सी ट्यूब को ये इतना लंबा सर्जिकल प्रोसीजर ओपन 2-2.5 घंटे का बहुत टॉलरेट नहीं होता है, और काफ़ी अंदर एडिशंस या आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है वो ट्यूब को आके चिटक जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स
रियली अच्छे नहीं थे। पर जब से लैप्रोस्कोपी आई है और लैप्रोस्कोपी डेवलप हुई है, आजकल हम ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन को लैप्रोस्कोप के द्वारा भी रिवर्स कर सकते हैं। और ये 45 मिनट्स टू 1 आवर में ट्रेन्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स बहुत इजीली ट्यूब को, जो बांधी हुई ट्यूब है, उसको खोल सकते हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मच बेटर देन ओपन सर्जरी। और पेशेंट सेम डे पे घर जा सकता है। 2 घंटे के बाद, सर्जरी के बाद पेशेंट रिकवर होके चल के खुद घर चले जाता है। दैट्स नाइस। सबसे अहम बात तो ये है कि ज़्यादा लंबा नहीं खिंचता प्रोसेस, एंड बहुत ही जल्दी और बहुत ही सहूलियत से, आराम से हो जाता है। इट्स नॉट पेनफुल ऑल्सो, आई सपोज, राइट? इट इज़ मच लेस पेनफुल, मच लेस मिनिमली इन्वेजिव। हम उसको डे केयर सर्जरी कहते हैं। मतलब पेशेंट सुबह आता है, ऑपरेट होके 2-3 घंटे में वापस घर चले जाता है, बैक टू हर चिल्ड्रन। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं बहुत ही इजी प्रोसीजर है। इट्स नॉट रियली वेरी पेनफुल ऑल्सो, कंपेरेटिवली इट्स लेस पेनफुल। सो आजकल कितनी सुविधाएं हम औरतों के लिए आ गई हैं। देखिए, अगर आपने स्टेरिलाइजेशन करा भी लिया और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब आपको रिवर्स कराना है, तो आप करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस इतना आपको चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी हाँ, तो चलिए, डॉक्टर गौतम ने हमें इतना कुछ बताया। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी उलझनें हैं, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं केयर टीवी के एड्रेस पर। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पर हैं, हम इनसे आपकी वो सारी उलझनें सुलझा भी देंगे। जी हाँ, तो चलिए डॉक्टर गौतम, आपको सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। चलिए, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए